पार्टिसिपेट करेंगे। अक्टूबर 17-18 को ये वहां पे हो रहा है और ये 10th एनिवर्सरी ऑफ प्रेसिडेंट शी का ये जो एम्बिशियस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी इनिशिएटिव प्रोग्राम था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि एंशिएंट सिल्क रोड जो है उसको बूस्ट किया जाए फॉर ग्लोबल ट्रेड। उस सिलसिले के ये सारे सेरेमोनीज हो रही हैं। यहाँ पे जब वो पहुंचे तो चाइनीज मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वांग जियांग ने इनको जो है वो रिसीव किया। इसके अलावा चाइनीज एम्बेसडर टू पाकिस्तान जियांग जेडोंग और एम्बेसडर टू पाकिस्तान टू चाइना मोइनुल हक ने सब यहाँ पे मुलाकातों के लिए इनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे आए। इनके साथ बहुत ही एक हाई लेवल डेलीगेशन भी है, जिसमें कि कैबिनेट के और सीनियर गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो शामिल हैं। ये जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें ये एड्रेस करेंगे काकड़ साहब और इनकी स्पीच का टाइटल होएगा कनेक्टिविटी इन ओपन ग्लोबल इकोनॉमी ऑन ये अक्टूबर 18 को ये होएगा, तो उसमें ये बात करेंगे। पाकिस्तान ने जी आज गाजा स्ट्रिप के लिए पैलेस्टीनियंस के लिए जो है इमीडिएटली कहा है कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो भेज रहे हैं इन द फेस ऑफ इजरायली एग्रेशन। फॉरेन ऑफिस ने बहुत ज़्यादा कंडेम किया ह्यूमन ट्रेजेडी इन गाजा। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम ये सारी चीज़ें डिस्पैच करें फॉर पैलेस्टीनियंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि 2800 पैलेस्टीनियंस की अभी तक डेथ हो चुकी है। ओवर 10,000 जो हैं वुंडेड हैं ड्यू टू इजराइल्स अग्रेसिव ऑन गोइंग एरियल बम्बार्डमेंट। पाकिस्तान जो है पैलेस्टीनियन रेड क्रेसेंट और जो रेलिवेंट यूएन एजेंसीज एंड इजिप्ट जो हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि ये सारी इमदाद जो है उनको पहुंचाई जा सके। पाकिस्तान के फॉरेन मिशंस जो हैं बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में, खासतौर पे जो अरब कंट्रीज़ में हैं, उनको भी कहा गया है कि आप भी कोऑर्डिनेट करेंगे सारी एफर्ट्स। पाकिस्तान के केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी ने आज अपने इरानियन काउंटर पार्ट हुसैन अमीर अब्दुल्ला से भी बात की है। इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर समय शुक्री से भी बात की है और उनको भी ये सारी सिचुएशन जो है उससे आगाह किया और उनसे पूछा कि कैसे एड पहुंचाई जा सकती है। मीनवाइल अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब आज वो दूसरी दफ़ा जो है वो इजराइल में पहुंचे हुए। हमने आपको बताया ही था लास्ट वीक, उन्होंने कहा था जी कि आई एम नॉट विजिटिंग इजराइल as US Secretary of State, I'm visiting it as a Jew। तो ज़ाहिर है जी उनका बड़ा प्यार है, वो उधर पहुंचे हुए हैं। फ़ारूक हबीब साहब जो कि इमरान खान के बड़े क्लोज साथी समझे जाते थे, आज उन्होंने भी पीटीआई को छोड़ दिया है और उन्होंने जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसको ज्वाइन किया है, जो कि जहांगीर तरीन साहब ने और अलीम खान ने 8 जून को बनाई थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्हीं के आईपीपी के हेडक्वार्टर्स में लाहौर में, जहां पे और भी दूसरे इनके लीडर्स बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि मे 9 के इवेंट्स जो हैं कंडेमेबल हैं और मैं बड़ा उस पर हैरान हुआ और ये बड़ा एज अ डार्क डे रिमेंबर किया जाएगा। और हालांकि हबीब साहब को समझा जाता था कि क्योंकि वो वन ऑफ द पायनियर्स हैं पीटीआई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो हट गए। उन्होंने कहा जी कि 5 महीने से मैं अपने घर नहीं गया, अपनी फैमिली से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। मैंने बैठ के सोचा उन 5 महीनों में कि क्या मैं पॉलिटिक्स में इसी रीज़न के लिए आया था ते पायन फिर और किस वास्ते आए सो अगर से तुसी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते थे। बहरहाल एनीवेज, इससे पहले आपको पता ही है कि पीटीआई के सदाकत अली अब्बासी और उस्मान डार ने भी पीटीआई से पीछे जो है हट गए हैं। You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto। पीपीपी के जो लीडर हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब अगर बैकडोर डील कर रहे हैं विद पावरफुल क्वार्टर्स टू रिटर्न टू पीएम हाउस, तो ये बिल्कुल जो है सुसाइड कर रहे हैं। और ये एक टीवी के शो में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी कि वो अक्टूबर 21 को वापस आ रहे हैं, लेकिन अगर वो जो पावरफुल जो सर्कल्स हैं उनके साथ कोई डील बना के आ रहे हैं तो उनके लिए ये ठीक नहीं होगा। रेड कारपेट उनके लिए बिछाया तो जा रहा है, लेकिन ये पीएमएलएन उनके लिए नहीं बिछा रहा, ये कोई और उनके लिए बिछा रहा है और ये फिर से वही मिस्टेक दोहराने के लिए जा रहे हैं पावर में आने के लिए जो इन्होंने पहले भी की थी और किसी और के कंधों पे चढ़ के ये सामने आ रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब, वैसे मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि जिसको एक कॉन्विक्ट और एब्सकॉन्डर कहा जा रहा है, वो उसको कैसे इजाजत मिल गई है कि लाहौर के अंदर वो रैली करे और खिताब करे लोगों से। ये बहुत ही डेंजरस ट्रैप है जिसके अंदर पीएमएलएन फंसती चली जा रही है। तो इसके अंदर और इमरान खान के अंदर फिर क्या डिफरेंस हुआ, क्योंकि जो इमरान खान है 2018 में वो भी इसी तरीके से आया था। तो अगर नवाज शरीफ साहब भी इसी तरीके से आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती करेंगे। इंडिया में जो समाजवादी पार्टी है उसके लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने तो आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है जी हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हिंदू राष्ट्र जो है
वो एनिमी है हिंदुस्तान का, यानी कि ये जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र, हिंदू स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंट्री को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ये फॉर्मर यूपी के मिनिस्टर हैं और ये मीडिया से बात कर रहे थे आफ्टर बुद्धा महोत्सव एट बांडा GIC ग्राउंड में। उन्होंने कहा जी कि हमने, एसपी ने तो नारा लगाया था हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख भाई भाई, जबकि हिंदू जो है वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, तो फिर क्यों ये जगह मुस्लिम या सिख या बुद्धिस्ट या जैन राष्ट्र नहीं बन सकती। उन्होंने कहा जी इसके अलावा कि हिंदू महासभा जो है उसके जो नेशनल प्रेसिडेंट सावरकर हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र का आइडिया दिया था और उसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हैं उनके बीच में डिवाइड आया और पाकिस्तान को क्रिएट किया गया। उन्होंने कहा जी कि जिन्ना ने पाकिस्तान को नहीं बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से नहीं बना, ये इनकी वजह से सावरकर और ये जो बीजेपी और ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे, इनकी वजह से जो ये बना है। और हिंदू महासभा जो थी उसने डिमांड की थी 2 सेपरेट नेशंस की, मुसलमानों की या और किसी की नहीं थी, और उसकी बेस पे फिर 2 नेशन थ्योरी जो थी वो सामने आई थी। और इसीलिए ये लोग जो हैं, जो नीची जात के लोग हैं, जैसे कि जो नीच हैं या अधम हैं, यानी कि जो बैकवर्ड जो कम्युनिटीज और लो कम्युनिटीज हैं, उनको ये लोग इंसल्ट करते हैं, उनको तालीम नहीं देते हैं और रिलीजन के नाम पे उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हम अपनी पेन जब एक्सप्रेस करते हैं तो हमें कहा जाता है जी कि तुम लोग जो है रिलीजन को ट्विस्ट देते हो, हम ट्विस्ट नहीं देते हैं। तो ये एक जो है इस कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं जी कि मोदी जी जो हैं उनका जो ज़्यादा कंसर्न है वो ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर से पॉवर्टी ख़त्म करें, जॉब्स को इंश्योर करें, लेकिन उनका ध्यान इन चीज़ों पे है ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने मुल्क को नहीं बेचा, मोदी जी ने जो है हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को बेचना शुरू कर दिया। तो अगर हमको हिंदुस्तान को बचाना है, अगर हमको हिंदुस्तान के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, इसकी डेमोक्रेसी को बचाना है, तो फिर हमको काम करना पड़ेगा बीजेपी को पावर से निकालने के लिए। राहुल गांधी जी जो हैं जी वो अब 2 दिन के दौरे पे मिजोरम गए हुए हैं और आपको पता ही है वहां पे इलेक्शन होने वाला है। तो वहां पे उन्होंने बात करते हुए जो ओल्ड मिजो कल्चर और उनकी लैंग्वेज और ट्रेडिशन है उसकी बड़ी तारीफें की। ये जो उनका विजिट इट इज पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। और उन्होंने कहा जी इस मौके पे बात करते हुए कि मैंने पहली दफा विजिट किया था इस इलाके का 1986 में अपने वालिद साहब राजीव गांधी के साथ, जिस वक्त मैं सिर्फ 16 साल का था। और यहाँ पे जो है मिजो नेशनल फ्रंट ने कोई भी डेवलपमेंट नहीं की है। और मोदी जी जो हैं वो इजराइल के लिए ज़्यादा वरिड हैं, उनको मणिपुर से या यहाँ के कुछ जो मुद्दे हैं उनके लिए वो वरिड नहीं हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए वो वरिड नहीं है जो कि बड़ी मुश्किल में रह रहे हैं, जैसे दलित हैं, ट्राइबल्स हैं। और यहाँ पे वो पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है कि नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। जिन स्टेट्स में कांग्रेस रूल कर रही है, कांग्रेस ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लाई है, और जिन इलाकों के अंदर बीजेपी रूल कर रही है वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं आ रही है। उन्होंने कहा जी कि इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि जहां पे बीजेपी रूल कर रही है वहां पे गैस सिलेंडर का प्राइस जो है 1000 रुपीज है, और जहां पे जो कांग्रेस है वहां पे गैस सिलेंडर का प्राइस 500 है। फिर उन्होंने बात छत्तीसगढ़ के फार्मर्स की भी की कि उनकी भी हालत अब बेहतर हो रही है। और इसके अलावा कांग्रेस ने हेल्थ इंश्योरेंस, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो हैं जो बहुत ज़्यादा टर्मिनली इल हैं उनके लिए सब शुरू किए हैं। स्मॉल बिजनेसेस को सहायता दी है। 377 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पुअर बच्चों के लिए खोले हैं। और बीजेपी जो है वो इन स्मॉल बिजनेसेस को अटैक कर रहा है, जीएसटी के साथ उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, फार्मर्स को वीक कर रहा है। और जो इनकी डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी थी 2016 में वो रिडिकुलस थी, उसकी जो है उसकी वजह से इकोनॉमी ने इंडिया की बहुत सफ़र किया। और वो बस ये सब कुछ कर रहे थे मोदी जी एक आदमी को फायदा देने के लिए, और वो हैं गौतम अदानी। इसके अलावा वो किसी को फायदा नहीं देना चाहते। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज जनाब हेमा मालिनी साहबा ने अपना 75th बर्थडे मनाया। इस मौके पे ना सिर्फ बाकी फैकल्टी ने जो है फिल्म इंडस्ट्री की, बल्कि सारा बानो जी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर एक बड़ी प्यारी तस्वीर अपनी, हेमा मालिनी की और दिलीप कुमार की शेयर की। और उन्होंने कहा जी विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, योर ग्रेस योर एलिगेंस इज अ सोर्स ऑफ एडमिरेशन फॉर मैनी, ग्रेटफुल दैट आवर फैमिलीज शेयर प्रोफाउंड बॉन्ड ओवर द ईयर्स। और इस तरह की उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की। और जनाब टाइगर 3 जो कि लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है आदित्य चोपड़ा की यश राज फिल्म्स की, उसके अंदर जिसमें कि सलमान खान और कैटरीना कैफ आपको नजर आएंगे, उसका आज एक और ट्रेलर जो है वो सामने आया है। और इसके लिए आज उन्होंने डेट अनाउंस करते हुए कहा जी कि ये डेट जो है ये 12 नवंबर रहेगी। 12 नवंबर को आपको पता है कि दिवाली है, और उस दिन यानी कि पहले आपको तो पता ही है कि फिल्में जो हैं वो आती हैं फ्राइडे को, या जो है उससे भी पहले कभी कभी आ जाती हैं वेंसडे को, जैसे कि शाहरुख खान की पठान आ गई थी।
और इन्होंने वैसे इससे पहले जो पहली वाली जो अपनी टाइगर की जो सीरीज की जो मूवी रिलीज की थी वो जनवरी 25 को की थी, वेंसडे का दिन था, ताकि रिपब्लिक डे की हॉलिडे जो है उसको पकड़ सके। लेकिन आज यशराज फिल्म्स ने ये कहा कि हम संडे को 12 को नवंबर को ये रिलीज कर रहे हैं, जिस दिन दिवाली है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो हमें लगता है कि जो डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस है उसके ऊपर फिर ये बहुत अच्छा करेगी। इसके साथ साथ आज कंगना रनावत जो हैं उन्होंने भी आज कहा कि जो उनकी फिल्म आने वाली है इमरजेंसी, उसको अब इस साल में नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 है इट इज पैक्ड, तो इसलिए अब ये 2024 में इसको रिलीज करेंगी। पहले ये कह रही थी कि इसी साल में नवंबर 24 को मैं रिलीज करूंगी। जो इमरजेंसी है वो जो इंदिरा गांधी जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जो हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाई थी उसके ऊपर ये फिल्म है, और कंगना रनावत इसमें जो है इंदिरा गांधी का ही रोल कर रही हैं। तो इन्होंने कहा जी कि अब ये मैं फिल्म जो है 2024 में रिलीज करूंगी। पाकिस्तान की ये जो डिफीट हुई है क्रिकेट में, सैटरडे को जो मैच था हिंदुस्तान के साथ वर्ल्ड कप 2023 का, इसमें जो शोएब मलिक हैं उन्होंने बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है, और उन्होंने कहा जी कि उनको कैप्टेंसी छोड़ देनी चाहिए है, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको अपनी गेम के ऊपर करना चाहिए, लेकिन वो लीडर नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस बना नहीं सकते हैं, और किसी भी क्रिकेटर को लीडरशिप और बैटिंग स्किल्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो ये बहुत देर से जो है कैप्टन है, लेकिन हमने इनके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं, और बाबर जो है उसको अब चाहिए कि लड़कों के साथ मीटिंग करे, अब जितने भी बाकी के मैचेस रह गए हैं। लेकिन बाबर जो है, मैं सोचता हूं, उनका कहना था कि ही कैन परफॉर्म वंडर्स, लेकिन अगर वो कैप्टन ना रहे। अच्छा जी शोएब मलिक साहब, फिर तो आपके बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि आपने भी कैप्टन बन के कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा था, तो अब ये तो कोई बात नहीं है, बैट पैच हर किसी के ऊपर आते हैं। अच्छा जनाब, ये जो क्लैश हो रहा था अहमदाबाद के अंदर, दुनिया के सबसे बड़े जो अलेजली कहा जाता है कि स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया और अदरवाइज भी जो है क्रिटिसिज्म आया है कि जिस तरह का क्राउड वहां पे बैठा हुआ था उसने पाकिस्तान को और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। यहाँ पे कोई 100+ के करीब क्राउड बैठा हुआ था। पोस्ट मैच प्रेसर जो हुआ उसमें पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा कि कोई भी उसकी तरफ से क्राउड की तरफ से सपोर्ट नहीं थी, जिसने के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर किया। इंडियन फैंस जो हैं कॉन्स्टेंटली जय श्री राम कह रहे थे, यहाँ तक जिस वक्त मोहम्मद रिजवान आउट होके पवेलियन की तरफ जा रहे थे, तो जब वो उस गली सी में से गुजर रहे थे उसके भी मुंह के आगे जा जाके कह रहे थे जय श्री राम, और इसके अलावा जो है वो नारे लगा रहे थे नाम मिटाओ बाबर का, और इसके अलावा इंतहाई गंदे जो हैं वो जेस्चर्स कर रहे थे और पेपर प्लेन्स बना बना के फील्ड के अंदर फेंक रहे थे। यहां तक कि खुद हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने इस क्राउड के एटीट्यूड के ऊपर एतराज किया। तमिलनाडु के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उदयानिधि स्टालिन, उन्होंने एक्स के ऊपर कहा कि हिंदुस्तान जो है इट इज नोन फॉर स्पोर्ट्समैनशिप एंड हॉस्पिटैलिटी, लेकिन जिस तरह का रवैया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ किया गया ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है एंड इट्स अ न्यू लो। ESPN क्रिक इन्फो के जो एडिटर इन चीफ हैं संबित बल, उन्होंने कहा जी मैंने सारी दुनिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस देखे हैं, लाहौर में, बेंगलुरु में, एडिलेड में, सेंचुरियम में, जोहान्सबर्ग में और अब अहमदाबाद में। कभी भी जो क्रिकेट ग्राउंड है उस पर इतना होपलेसनेस मैंने नहीं देखा, जो कि सबसे बड़ी चीज होती है एक फैंस के पूरे का पूरा जो क्रिकेट का मैदान था वो नीला था, उसमें वहां पे कोई भी नहीं था। इसके अलावा लोगों ने इस चीज पे भी एतराज किया कि हसन अली को बहुत ज्यादा ना सिर्फ टॉन्ट किया जा रहा था जो पाकिस्तान के बॉलर हैं, बल्कि बहुत ही गंदी जुबान उनके बारे में जो है वो बोली गई, और उनको कॉन्स्टेंटली जब वो खड़े होते थे फील्डिंग के लिए तो उनको अब्यूज किया जा रहा था। तो इसके ऊपर लोगों के जो है वो काफी रिएक्शन आए हैं। AFP के साथ वकार यूनुस का जो है वो इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को एक एडवाइस दी है। उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को सीखना चाहिए इंडियन सीमर जसप्रीत बुमराह से, और वो कॉन्स्टेंटली अपनी पेस और फिटनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और अभी तक तो जो वर्ल्ड कप के 3 मैचेस हुए हैं उसमें इंतहाई अनइम्प्रेसिव लिए हैं। उनका कहना था कि 139 रन्स दे के इन्होंने सिर्फ 4 जो हैं विकेटें ली हैं, तो मुझे लग रहा है कि कोई इनका मिसिंग लिंक है डिसिप्लिन में, और ये जितना कोशिश कर रहे हैं विकेट्स लेने का उतना ही नहीं कर रहे हैं, और एक ही चीज बार बार करते हैं, यॉर्कर्स डालते हैं। तो वो बैट्समैन जो है वो अब इतना इंटेलिजेंट है कि उसको समझ आ जाता है और वो फिर इनको जो है बहुत ज्यादा बैशिंग देता है। उन्होंने कहा जी कि
बुमराह जो है अभी तक वर्ल्ड कप में 8 विकेटें ले चुका है एट जस्ट 11.52। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सैंटनर और जो फास्ट बॉलर है मैट हेनरी, उन्होंने भी 8-8 विकेट्स अभी तक ली हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया का जो उन्होंने टारगेट दिया था पाकिस्तान को 192 का, इसीलिए हम लोग डिफेंड नहीं कर सके क्योंकि शाहीन शाह की बिल्कुल ठीक नहीं थी बॉलिंग। और बुमराह ने जबकि दूसरी तरफ रिजवान और शादाब को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आउट किया। 2 for 19 उसकी फिगर्स थी इन द 7th ओवर। और वो कहते हैं जी कि शाहीन शाह अफरीदी को अपना करना पड़ेगा, ज़रा थोड़ा सा एक्शन और उसका ख्याल करना पड़ेगा। और जनाब आज 210 रन्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कर रहा था चेज़, बट ऐसे लग रहा था कि श्रीलंका के अगेंस्ट बिल्कुल ही क्रम्बल कर जाएगा इन द 14th वर्ल्ड कप 2023 गेम इन लखनऊ, क्योंकि जो दिलशान मधुशंका है उन्होंने 4th ओवर में ही डेविड वार्नर को 11 पे, स्टीव स्मिथ को 0 पे और मिशेल मार्च जो है हालांकि उसने 52 रन्स बनाए लेकिन फिर भी बहुत जल्दी जल्दी वो उनको आउट कर रहे थे। इसके अलावा जॉश इग्लिस ने 58 बनाए, मार्कस लेबुशेन ने 40 बनाए। तो उसके फिर जब इन्होंने अच्छी बैटिंग दिखाई तो ऑस्ट्रेलिया आज श्रीलंका से जीता है, वरना बीच में लग रहा था कि बिल्कुल ये आज श्रीलंका से हार जाएंगे। इसके अलावा एडम जंपा ने 4 विकेट्स ली फॉर 47। और इससे पहले जो है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी मच नीडेड ये विन थी, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था और 52 बॉल्स टू स्पेयर अभी थे इन 5th मैच। और इसके अलावा फिर साउथ अफ्रीका ने भी इनको 134 रन से 2nd मैच में हराया था। तो आज जो है ये जब जीते हैं तो इनको बड़ी खुशी हुई। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, हम आपको ये न्यूज़ सुनाए बगैर तो आगे जा ही नहीं सकते थे। जो धमाके हुए हैं संडे के दिन, जो इंग्लैंड जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है और उसका मैच जो था अफगानिस्तान के साथ था, अफगानिस्तान ने जनाब इंग्लैंड को हराया दिल्ली के अंदर 69 रन से। और ये जो था इनका इंग्लैंड का फर्स्ट लॉस था टू अफगानिस्तान। और वैसे तो इनके चांसेस इतने भी अभी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इनको बाकी आने वाले तमाम मैचेस इंग्लैंड को जीतने पड़ेंगे। अफगानिस्तान ने जो है 284 पे ऑल आउट कर दिया था। इंग्लैंड उसके जवाब में सिर्फ 215 ही बना सका था। जॉनी बेयरस्टॉ जो थे LBW हुए 2nd ओवर में। जो रूट ने 11 बनाए। डेविड मिलान जो थे ही वॉज कॉट एट एक्स्ट्रा कवर। सिर्फ हैरी ब्रुक जो था उसने 66 रन बनाए। इवन जॉश बटलर जो इनके कैप्टन थे वो भी कुछ नहीं कर सके। रहमतुल्लाह गुरबाज जो हैं रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं उन्होंने 80 रन बनाए और 57 बॉल्स। और इकराम अली खेल ने बनाए 58। आदिल राशिद ने जी 3 विकेटें ली फॉर 42। और ये अफगानिस्तान की 2nd विन थी एट ODI वर्ल्ड कप। इंग्लैंड जो है वो 4 साल पहले उसने टाइटल जीता था, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफेंडिंग चैंपियन है। और उसने अब अपनी जो है 3 में से 2 गेम्स लूज की हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो इनका इससे पहले जो मैच था उसमें भी ये हारे थे। और अब जो इनका नेक्स्ट मैच है सैटरडे को साउथ अफ्रीका के साथ है मुंबई के अंदर। तो जनाब ये तो बड़े धमाके खेज खबरें जो हैं वो चल रही हैं जी। बिल्कुल ज़बरदस्त धमाका खेज खबरें। और इसके बाद हम जाएंगे जी कैसर सगीर के पास। कैसर सगीर के साथ हम बात करेंगे